दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बायोलॉजी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पोषण यानी न्यूट्रिशन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से भी काफी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, वाटर आदि तथ्यों पर बातें करेंगे और इस क्लास को शानदार बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें पोषण, टॉपिक का नाम है, ठीक है, पोषण, न्यूट्रिशन। तो पोषण की बात करें, पोषण होता क्या है? तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीवधारी अपने बाह्य वातावरण से पदार्थों को शरीर के अंदर लेता है और उनका प्रयोग विभिन्न जैविक क्रियाओं में करता है। देखिए समझाता हूं, यहाँ पर पोषण में होता क्या है, सब लोग जानते होंगे, सब लोग भोजन करते होंगे। ठीक है, हम भोजन क्यों करते हैं? हम भोजन अपनी जैविक क्रियाओं को करने के लिए करते हैं। ठीक है, हम कोई काम करते हैं तो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हम पोषण लेते हैं, भोजन खाते हैं। ठीक है, तो कोई भी जीव बाह्य वातावरण यानी इस एनवायरमेंट से जो भी पदार्थ अपने शरीर के अंदर लेता है, ठीक है, भोजन के रूप में, और उनसे अपनी जैविक क्रिया करता है, उसी को हम पोषण कहते हैं। आगे देखिए, पोषक तत्वों की बात करें, पोषक तत्वों को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो जिन पदार्थों को शरीर के अंदर पोषण के रूप में लिया जाता है उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। यानी अभी जो हम बात कर रहे थे कि हम पदार्थों को बाह्य वातावरण से शरीर के अंदर जो लेते हैं, तो वो जिन पदार्थों को लेते हैं उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो आई होप दोनों बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। पोषण के आधार पर जीवधारियों के प्रकार, यानी पोषण के आधार पर जीवधारियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो पोषण के आधार पर जीवधारियों के दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं स्वपोषी, एक होते हैं परपोषी। स्वपोषी को ऑटोट्रोप्स कहा जाता है इंग्लिश में, और परपोषी को हेटेरोट्रोप्स कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले स्वपोषी की बात करें तो स्वपोषी कौन से होते हैं? तो देखिए, स्वपोषी जो होते हैं ऑटोट्रोप्स, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी स्वपोषी जो होते हैं वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण क्रिया, यानी इसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। मैं यहाँ आपको एक बात क्लियर कर दूं, स्वपोषी यानी जब भी ये बात आए जो जीव अपना खाना स्वयं बनाते हैं उनमें ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस केवल उन्हीं जीवों में होती है जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। चलिए, जैसे हरे पेड़ पौधे, ठीक है, यहाँ पर हरे पेड़ पौधे आएंगे, मृत नहीं आएंगे, लकड़ी नहीं आएगी। ठीक है, सूखी, नील हरे शैवाल, कुछ बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु। ठीक है, तो ये याद रखना, स्वपोषी में कौन कौन आते हैं? हरे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे अपना खाना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। ठीक है, और नील हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ जीवाणु। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। स्वपोषी के बाद परपोषी, हेटेरोट्रोप्स। देखिए, परपोषी की बात करें, हेटेरोट्रोप्स, तो यहां आ रहा है, देखो, पर मतलब अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं उन्हें परपोषी कहा जाता है। जैसे सभी जंतु, ठीक है, मनुष्य, हम अपनी बात करें, हम अपना खाना अपनी बॉडी में स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, कवक, तो ये जो एग्जांपल है आप याद रखना, सभी जंतु इसमें आते हैं, मनुष्य और कवक। ठीक है, पोषण के आधार पर परपोषी के प्रकार। देखिए, हम परपोषी के प्रकार पढ़ रहे हैं, पोषण के आधार पर किस तरीके का परपोषियों में पोषण होता है। ठीक है, तो 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है पूर्ण भोजी पोषण, ठीक है, इसे हेलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। दूसरा परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तीसरा मृतोपजीवी पोषण, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये होते हैं परपोषी के पोषण के आधार पर प्रकार। इन 3 प्रकारों से परपोषी अपना भोजन बनाते हैं। चलिए तीनों पर चर्चा करते हैं। पहला है पूर्णभोजी पोषण, ठीक है, हेलोजोइक न्यूट्रिशन। पूर्णभोजी पोषण क्या होता है? ऐसा पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल रूप में भोजन ग्रहण कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी जो सॉलिड और लिक्विड दोनों रूप में जो है भोजन ग्रहण करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना न्यूट्रिशन
प्राप्त करते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं पूर्णभोजी पोषण, ठीक है। और ऐसे जीवों को प्राणी संभोजी कहते हैं, ऐसे जीवों को प्राणी संभोजी कहते हैं। और यह पोषण, ये पूर्णभोजी पोषण की बात हो रही है, यह पोषण 4 प्रकार के जीवों में होता है जो ठोस और तरल रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से 4 प्रकार हैं पूर्णभोजी पोषण में। तो चलिए यहां बात करते हैं। देखिए तो ये 4 प्रकार हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपमार्जक, ठीक है। ये 4 प्रकार का पूर्णभोजी पोषण होता है, ठीक है, जो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में जो है न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। शाकाहारी को हर्बीवोरियस कहा जाता है, ठीक है। हर्बीवोरियस शाकाहारी में कौन आते हैं, जो मांस नहीं खाते हैं, ठीक है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि बहुत सारे आ जाएंगे जानवर, ठीक है। वहीं बात करें मांसाहारी, कार्निवोरियस, कार्निवोरियस मांसाहारी, इससे पता चल रहा है ये सब बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, मोस्टली सभी को पता होगा, ठीक है। तो मांसाहारी शेर, भेड़िया, चीता, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सर्वाहारी, ओमनिवोरियस, ओमनिवोरियस सर्वाहारी में आता है मनुष्य जो सब कुछ खा लेता है, ठीक है। अपमार्जक स्क्वेंजर्स, इसे स्क्वेंजर्स बोलते हैं, ठीक है। अपमार्जक में आते हैं शियार, गिद्ध, चील, ठीक है। अपमार्जक वे होते हैं जो जंतुओं को सड़ने से बचाते हैं, ठीक है, यानी किसी भी जंतु की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद में ये उसे जो है खाके जो है सड़ने गलने से बचाते हैं, ठीक है। इन्हें अपमार्जक कहा जाता है। जैसे गिद्ध, चील वगैरह देखा होगा आपने, ठीक है, जब भी कोई भैंस या कोई भी जानवर जब मर जाता है तो उसको कहीं फेंक देते हैं तो गिद्ध, चील उस पर लगे रहते हैं, ठीक है। और ये सियार, कुत्ता वगैरह, ठीक है, तो ये अपमार्जक में आते हैं, ठीक है, सियार, गिद्ध, चील। चलिए उसके बाद बात करते हैं। देखिए ये परपोषी में पहला हमने पढ़ लिया पूर्णभोजी पोषण, पूर्णभोजी पोषण में, ठीक है, ऐसा पोषण जो ठोस और तरल रूप में जो लेते हैं उन्हें बोलते हैं। ये 4 प्रकार हमने देख लिए, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं हम परजीवी, परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देखिए परजीवी पोषण, तो परजीवी पोषण कौन सा होता है, ऐसा पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो, ठीक है, ऐसा पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो वह होता है परजीवी पोषण। जैसे इसमें आते हैं जीवाणु, कवक, गोलकृमि, फीताकृमि, ठीक है। ये जो है एक दूसरे जीव पर जो है, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है अपने पोषण के लिए, उसे बोलते हैं परजीवी, ठीक है। और ऐसे जीवों को क्या बोला जाता है, परजीवी बोला जाता है, ठीक है। परजीवी पोषण में परजीवी यानी पैरासाइट कहा जाता है, ठीक है। चलिए ये परजीवी में ही जो आपने वो देखी होगी, क्या बोलते हैं उसको, अरे जो पेड़ों पर जो येलो कलर की जो होती है, अरे नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, अमरवेल, अमरवेल जो होती है, ठीक है, तो वो देखिए वो परजीवी की श्रेणी में आती है। चलिए मृतोपजीवी पोषण की बात करें तो मृतोपजीवी पोषण कौन सा होता है, ऐसा पोषण जिसमें जीव, ये देखिए तीसरे नंबर का है मृतोपजीवी पोषण, ठीक है, सैप्रोजोइक, ऐसा पोषण जिसमें जीव मरे गले सड़े पौधों या जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है, उन्हें मृतोपजीवी पोषण कहा जाता है। यहाँ हमने देखा था जो अपमार्जक थे वो ये कौन से होते हैं, ये गलने सड़ने से बचाते हैं, उससे पहले ही खा जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है अपमार्जक और मृतोपजीवी पोषण में, ये भी मरने के बाद जो है अपना जो पोषण लेते हैं उसके ऊपर से, और ये मृतोपजीवी भी मरने के बाद ही जंतु से या पेड़ पौधों से अपना पोषण लेते हैं, ठीक है। मृतोपजीवी को अपघटक भी कहा जाता है। अपघटक का मतलब होता है डिकम्पोजर, ये क्या करते हैं, इसे डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करके ये जो सड़ा गला हुआ है उसको मतलब खाते हैं, उससे अपना पोषण लेते हैं। इसमें कौन आता है, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ठीक है, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये सब आते हैं इसमें, ठीक है। तो आई होप अब तक आपने क्या देखा, पोषण में परपोषी, स्वपोषी क्या होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, अपमार्जक, परजीवी, मृतोपजीवी, ये सब आपने देखे। आई होप आपकी समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब न्यूट्रिएंट्स के बारे में। चलिए अब आगे पोषक तत्वों के बारे में देखते हैं। पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स, अभी हम पढ़ चुके हैं कि पोषक तत्व क्या होते हैं। हमारे शरीर द्वारा बाह्य वातावरण से जितने भी
पदार्थ अंदर लिए जाते हैं उन्हीं को पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो मेन हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, तो यहाँ पर देखो ये दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और रेशा। ठीक है, इनके बारे में हमें पढ़ना है और यही हमारे मेन पोषक तत्व होते हैं, जिनमें ये तीन ऊपर वाले जो आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। मैक्रो का मतलब होता है दीर्घ, जो अधिक मात्रा में बॉडी को इनकी जरूरत होती है। ठीक है, तो दीर्घ पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ठीक है, इसके अलावा ये विटामिन, खनिज लवण, जल, रेशा, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, लघु पोषक तत्व। ठीक है, जिन्हें जो है कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। कहीं कहीं पर जल को इसमें शामिल किया जाता है, देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इन सभी को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जैविक अणु है। यानी हम बात करें पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा जैविक अणु पाया जाता है, तो वह कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि यह पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाया जाता है। ठीक है, यह पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का वर्ग है। अगर हम बात करें, आपसे कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है बॉडी में, तो यह ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, हमारी बॉडी को ऊर्जा देने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। चलिए आगे देखिए, यह रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाए जाते हैं। इनके रेशियो की बात करें तो 1:2:1 के रेशियो में ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। ठीक है, सामान्य रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य रासायनिक सूत्र होता है वह है CnH2nOn। यहाँ n के द्वारा निर्धारित होते हैं इनके प्रकार। ठीक है, n की वैल्यू चेंज जब हो जाती है तो अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट देखने के लिए मिलते हैं। यानी यहाँ देखिए N2n, n से यहाँ पर 1:2:1 का रेशियो बन रहा है। ठीक है, चलिए ये पाचन के दौरान ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर ऑक्सीजन से क्रिया कर ऊर्जा प्रदान करते हैं। देखिए, जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में, जो मैंने आपको सेल वाले टॉपिक में पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। ग्लूकोज, देखिए कार्बोहाइड्रेट जब हम बॉडी में लेते हैं तो वह ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, परिवर्तित होने के बाद वह माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है और हमारी बॉडी में रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कोशिका तक, माइटोकॉन्ड्रिया तक लेकर जाता है। वहां पहले से ये ग्लूकोज मिलता है और वहां पर ये जलता है, इसके द्वारा एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। ठीक है, सेल वाले टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कराया है। जो भी भाई बहन हमारे नए हैं जिन्होंने सेल वाला टॉपिक नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में आप विजिट करिए और देखिए एक बार। ठीक है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, और हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस बाकी आप पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है, अपने घर वालों का नाम रोशन करिए और नाम करिए अपना। ठीक है, चलिए, यह शरीर की कुल ऊर्जा की 80% पूर्ति करते हैं। तो यानी हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए 100% में से 80% एनर्जी कौन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ऊर्जा के लिए जिम्मेदार होते हैं कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम ग्लूकोज को जलाने पर, यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन बोला जाता है, ऑक्सीजन के साथ में जब क्रिया होती है उसे ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद में 1 ग्राम ग्लूकोज का 4 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में डायरेक्ट कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसे याद रखना इस वैल्यू को। 4 किलो कैलोरी हमें कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम अणु के जलने पर मिलती है। चलिए स्रोत की बात करें, देखिए स्रोत तो तमाम है। ठीक है, पर देख लीजिए गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, आलू, दूध, ये सब जो है स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार में पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड और तीसरा पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। चलिए देखते हैं तीनों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मोनोसैकेराइड की बात करें तो मोनोसैकेराइड यह सबसे सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये मोनोसैकेराइड जो होता है सबसे सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है,
यह कार्बोहाइड्रेट के सबसे छोटे अणु होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के सबसे छोटे अणु होते हैं कौन? मोनोसेकेराइड। ठीक है, जिन्हें और छोटे अणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, इतना आप याद रखना। आगे, ये स्वाद में मीठे होते हैं, इसीलिए इन्हें सेकेराइड, सेकेराइड मतलब शुगर, ठीक है, सेकेराइड को शुगर कहते हैं, कहा जाता है। तो ये जो मोनोसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट जो है मीठे होते हैं और इसलिए इन्हें शुगर यानी सेकेराइड कहा जाता है। सामान्य सूत्र की बात करें तो मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र वही होता है जो कार्बोहाइड्रेट में भी हमने देखा था, CnH2nOn, क्योंकि ये सबसे सरल प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर N मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7 होता है। इसी के आधार पे जो है इसके एग्जांपल्स देखे जाते हैं। ठीक है, चले आगे देखिए। 3 कार्बन से कम कार्बन वाले मोनोसेकेराइड नहीं होते। यहां मैंने अभी आपको बताया कि 3 जो है मिनिमम इसके N जो है कार्बन के अणु होते हैं। ठीक है, 3 कार्बन के अणु से कम अणु वाले जो है मोनोसेकेराइड नहीं होते। आगे, ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, कार्बन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। ये जो मैंने अभी बताया कि इसमें 3 मिनिमम होते हैं कार्बन के अणु और मैक्सिमम 7 होते हैं, तो कार्बन के आधार पर ही तो हम इनका वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो चलिए कौन कौन से आते हैं इसमें। सबसे पहले है ट्रायोस। ट्रायोस की बात करें, ट्रायोस होता है 3, ठीक है, और टेट्रा ये 4 होता है, पेंटा 5 होता है। ठीक है, ये सब आपने पढ़े होंगे। तो ट्रायोस, ट्रायोस का मतलब होता है C3, यानी इसमें कार्बन के 3 अणु होते हैं। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, यही एग्जाम्पल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, बड़े ध्यान से आप देखना और याद रखना। ठीक है, सबसे पहला है ग्लाइसेरल्डिहाइड, पहला है ग्लाइसेरल्डिहाइड, दूसरा है हाइड्रोक्सी यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, थोड़ा नाम डिफिकल्ट है। ठीक है, तो दोनों को याद रखना आप जो है ट्रायोस शुगर में ग्लाइसेरल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ठीक है, टेट्रोस की बात करें तो यहां पर जो है कार्बन के 4 अणु पाए जाते हैं और इसमें आता है एक एरेथ्रोज। ठीक है, एरेथ्रोज, इसमें एक आता है एरेथ्रोज। आगे देखें पेंटोज, पेंटोज में 5 पाए जाते हैं, पेंटा 5 होता है। ठीक है, C5, ये काफी आसान है, यहाँ आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पेंटोज में होता है 5 कार्बन के अणु। तो यहाँ पे आता है राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज, ये दोनों नाम आपने सुने होंगे। ठीक है, कोशिका वाले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था DNA और RNA के बारे में। तो देखिए, ये राइबोज जो होता है ये RNA में पाया जाता है। ठीक है, जो पेंटोज शुगर में आता है, और डीऑक्सीराइबोज DNA में पाया जाता है। ठीक है, तो क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। 3 के बाद एक चौथा आता है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हेक्सोस शुगर। ठीक है, हेक्सोस शुगर C6, इसमें 6 कार्बन के अणु पाए जाते हैं। तो यहाँ कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, तो देखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, सबसे अधिक क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज। ग्लूकोज को जो है ग्रेप शुगर या ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है कि ब्लड शुगर के नाम से कौन सी शुगर को जाना जाता है, तो ग्लूकोज। ठीक है, और ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप याद रखना। कॉर्न शुगर भी इसको कहा जाता है, कॉर्न शुगर। ठीक है, कॉर्न शुगर भी इसको बोला जाता है, ग्लूकोज को। फ्रक्टोज की बात करें, इसे फ्रूट शुगर कहा जाता है। ठीक है, इसे फ्रूट शुगर कहा जाता है। ये स्वाद में सबसे मीठी शुगर होती है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, याद रखना। फ्रक्टोज जो है स्वाद में सबसे अधिक मीठी होती है। ठीक है, गैलेक्टोज की बात करें, मिल्क शुगर का घटक है, यानी ये मिल्क शुगर का एक घटक होता है। मिल्क शुगर वैसे कौन सी होती है, लैक्टोज होती है, लैक्टोज आगे आएगी। ठीक है, लैक्टोज जो है हमारी डाइसेकेराइड में आती है। ठीक है, तो ये मिल्क शुगर का एक घटक होता है गैलेक्टोज। मैनोज की बात करें, ये संतरे, आड़ू वगैरह ये इन फलों में पाया जाता है। ठीक है, तो इन चारों को आप ठीक से देख लेना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है सामान्य, वो होता है H12H22O11। ठीक है, यह मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, डाइसेकेराइड जो है जो मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बनता है। 2 मोनोसेकेराइड के अणु आपस में ग्लाइकोसाइड बंध के माध्यम से जुड़ते हैं। कभी आपसे पूछा जाए कि मोनोसेकेराइड के 2 अणु आपस में कौन से बॉन्ड के द्वारा बनते हैं, तो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। ठीक है, चलिए कौन कौन से उदाहरण आते हैं डाइसेकेराइड में, तो ये सबसे ज्यादा देखो फोकस आपको यहां से करना है, यहां से प्रश्न आपसे काफी पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज ये इसमें है। यहाँ देखो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन तो होगा। ठीक है, सब में एक जैसा ही साउंड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपको अच्छे से याद रखना है। तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज को केन शुगर कहते हैं, यानी गन्ने में ये सबसे अधिक पाया जाता है। माल्टोज जो है अंकुरित बीजों में और स्टार्च में पाया जाता है। ठीक है, अंकुरित बीजों में और स्टार्च में पाया जाता है। और लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज मिल्क शुगर इसको कहा जाता है। और मैं इसी की बात कर रहा था, ये जो गैलेक्टोज है ये इसी का एक घटक होता है, मिल्क शुगर का एक घटक होता है। ठीक है, एक्चुअल में आपसे ये पूछा जाए कि मिल्क शुगर किसे कहते हैं, तो वह कहते हैं लैक्टोज को। ठीक है, चलिए ये रहे डाइसैकेराइड। अब देखते हैं पॉलीसैकेराइड, सबसे लास्ट। ठीक है, पॉलीसैकेराइड C6H11O5। ठीक है, पॉलीसैकेराइड यह मोनोसैकेराइड के अनेक अणुओं से मिलकर बनता है। देखिए यहाँ पर डाइसैकेराइड 2 अणुओं से मिलकर बनता है और पॉलीसैकेराइड अनेक अणुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, यह जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, अब तक ये दोनों देखे थे, जल में घुलनशील होते हैं, ये जल में अघुलनशील होते हैं। यह मुख्यतः पौधों में पाया जाता है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड की बात करें, यह मुख्यतः पौधों में पाया जाता है, ये भी आप याद रखना। उदाहरण कौन कौन से आते हैं? स्टार्च, पहला है स्टार्च, दूसरा ग्लाइकोजन, तीसरा सेलुलोज, चौथा काइटिन। मोस्ट इंपोर्टेंट चारों एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखने हैं, यहाँ से प्रश्न जो है पूछा ही जाता है। ठीक है, आप कहेंगे कि बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न आता है, यहाँ से प्रश्न आता है, यहाँ से प्रश्न आता है, तो मैं आपको सच बताऊँ इस टॉपिक से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए, जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ आप भी कोशिश करिए। ठीक है, चलिए स्टार्च की बात करें, स्टार्च को पौधों का संचित भोज्य पदार्थ कहा जाता है, यानी पौधे जो अपने अंदर संचित रखते हैं अपने भोज्य पदार्थ को, वह होता है स्टार्च। ठीक है, स्टार्च। ग्लाइकोजन की बात करें तो ये जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ होता है, यानी हमारी बॉडी में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वह होता है ग्लाइकोजन। हमारा लीवर, देखिए मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको डाइजेशन सिस्टम में, वहां पर इसकी कहानी पूरी बताऊंगा ग्लाइकोजन की। होता क्या है कि लीवर जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके अपने पास स्टोर रखता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो है इमरजेंसी में काम करता है, जैसे बाइक में एक रिजर्व होता है, तो रिजर्व में जब पेट्रोल खत्म हो जाती है तो रिजर्व से जो है गाड़ी चलती है। उसी तरीके से जब हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारी बॉडी में खत्म हो जाती है तो ये लीवर के पास में संचित रहता है ग्लाइकोजन, ये चेंज हो जाता है ग्लूकोज में और फिर जो है उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलिए ये आगे की चर्चा है, आगे करेंगे। सेलुलोज, कोश का भित्ति। देखिए सेलुलोज ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं ये सेल वाले टॉपिक में कि पादपों की जो कोश का भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, काइटिन की बात करें तो कीटों के पंख व पर बने होते हैं। काइटिन की बात करें तो काइटिन के जो है कीटों के पंख व पर बने होते हैं। ठीक है, आगे चलिए अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के कार्य, तो क्या कार्य करते हैं कार्बोहाइड्रेट? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है पहला कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, दूसरा स्टार्च के रूप में संचित ईंधन का कार्य करते हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधों का जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो स्टार्च होता है, स्टार्च के रूप में ये संचित ईंधन का कार्य करते हैं। तीसरा डीएनए तथा आरएनए के निर्माण में भाग लेना, ये डीएनए और आरएनए के निर्माण में भी भाग लेते हैं। ठीक है, और चौथा है शरीर में वसा की कमी होने पर वसा में बदलकर संचित भोजन का कार्य करना। ये सब जो टर्म्स जो आ रहे हैं, ठीक है, ये आप डाइजेशन सिस्टम में भी देखेंगे। ठीक है, तो शरीर में वसा की कमी होने पर ये वसा में बदलकर संचित भोजन का कार्य भी करते हैं। ठीक है, तो ये था कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक। जाइए मत दोस्तों, यहाँ देखिए आपके ये हमारे लिए है। ठीक है, सबसे पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो बस हमारे लिए इतना कर दीजिए, बाकी हम आपके लिए करते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।